वेलकम टू आवर सीरीज़। आज हम जीएस के पेपर 1 का एनालिसिस करेंगे। मैंने सारे आंसर्स को हैंड रिटन में कन्वर्ट कर दिया। मैंने खुद सारे आंसर्स लिख दिए आप लोगों के लिए। 2026 का इसमें हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी पे क्वेश्चंस थे। सो लेट्स अंडरस्टैंड बेसिकली इनमें क्या क्या हमें क्वेश्चन किए जा रहे हैं और कैसे कैसे इसको आपको आंसर करने थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आया था, एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री। अब इस तरीके से तुम समझना। सबसे पहली बात तो अगर तुम्हें इस पूरे पीपीटी का पीडीएफ चाहिए तो तुम मेरे से इस नंबर पे ले सकते हो। इस नंबर पे तुम मुझे पिंग करोगे तो मैं सिर्फ तुम मेरे से ये पीडीएफ 49 रुपीज़ में पूरे पेपर का एनालिसिस आंसर्स अपने पास ले सकते हो। कमिंग बैक टू दिस, वापस चलते हैं हम अपने इस पे। तो हम अगर बात करें तो अशोकन इंस्क्रिप्शन उन्होंने पूछा था। अब कई बच्चे क्या करेंगे, अशोकन इंस्क्रिप्शन पे आंसर लिखा है, नहीं, आपको पूछा गया था इम्पोर्टेंस। तो मैंने भले अपनी इंट्रोडक्शन में बता दिया 33+ एडिक्ट्स मिलते हैं और वो भी एक ही बंदे ने डिसाइफर किए हैं, दैट इज़ जेम्स प्रिंसेप। और ये अर्लीस्ट डेटेबल रॉयल रिकॉर्ड्स हैं ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मैंने यहीं पे इसकी एक्चुअल में इसकी इंपॉर्टेंस बता दी है कि क्या है। कोई मैंने इसमें हिस्टोरियन नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, बट अर्ली डेटेबल है इंडियन हिस्ट्री के लिए एंड मॉडर्न क्रोनोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको मौर्य समझने है तो हमें हिस्ट्री का सबसे बड़ा सोर्स ही यही है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर। अब मैंने बोला वाई इज इज इंडिस्पेंसिबल, मैं सेम वर्ड्स नहीं यूज़ करूँगी, मैंने डिफरेंट वर्ड यूज़ किया। नाउ टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात की मैंने, स्पेसिफिकली वो समझाते हैं कि कहाँ कहाँ से टेरिटोरियल एक्सटेंट हो रहा है। देन वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं, जैसे ऑफिशियल्स के बारे में बता रहे हैं, राजुकास, महामात्यास और न्यू धम्म महामात्यास। देन एब्सोल्यूट क्रोनोलॉजी के बारे में बताते हैं कि रॉ का डिक जो हमें 13th मिलता है वहाँ पे अलग अलग किंग्स के बारे में, तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स वहाँ के कैसे थे वो। और तो मस्की और गुज्जरी आपको हाईलाइट या अंडरलाइन करके लिख के आना था कि देवनम्पिये पियदसी के बारे में बताते हैं। देन मैंने बहुत स्ट्रैटेजिकली हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एडिट्स पूछ लिए, मैंने बना दिया मैप। मैप बनाने में मेरी कितनी सी देर लगी, जो मैंने अशोका का एक्सपेंशन वाला बता दिया। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, मैंने आज का इंडिया नहीं बनाया, मैंने उसके मैप के अकॉर्डिंग बनाया है। तो मस्की, ब्रह्मगिरी, धौली, सारनाथ जहाँ जहाँ मुझे से मिल रहे हैं, एंड देन कांधार बाहर है, तो मैंने मैप में सारे रिफ्लेक्ट कर दिए। अब वट दे लेट अस रिकन्स्ट्रक्ट, ये सारे में हेल्प क्या करते हैं। पहले तो मैंने रॉक एडिट्स की हेल्प की बताई, अब मैं बता रही हूँ कि रिकन्स्ट्रक्ट कैसे करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है पर है नहीं जब तक आप उसके एग्जैक्ट फैक्ट्स नहीं बताते हो। सो ये बताएगा आपको कि एक्सटेंट ऑफ एम्पायर, प्रोविंशियल कैपिटल, ऑफिशियल्स के बारे में बताता है। फिर वही चीज़ 5 ग्रीक नेम्स, आपने एब्सोल्यूट स्क्रिप्ट की, अब कौन कौन सी इसमें स्क्रिप्ट है। सो साथ में हमें क्या पता चलता स्टेट आइडियोलॉजी क्या थी। क्यों? क्योंकि कलिंग के बाद वो क्या बन गया, बेरी गोश टू दी धम्मक घोष। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ये क्या है, ये बेसिक कीवर्ड है जो हर एक टीचर एक्सपेक्ट करता है। सोसाइटी और इकोनॉमी, तुम्हें पता है जब हम इवैल्यूएटर्स को क्या करते हैं, हमें हर एक क्वेश्चन में एक कीवर्ड्स की लिस्ट मिलती है। अगर वो कीवर्ड्स जितने ज़्यादा होते हैं एग्जैक्ट, हम उसी के अकॉर्डिंगली उतने तुम लोगों को मार्क्स देते हैं। तो अगर तुम ये सारे कीवर्ड्स नहीं डालोगे या ये चीज़ें रिप्रेजेंटेशन नहीं करोगे तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। नाउ कमिंग बैक टू इट, इकॉनमी में अगर हम देखें तो जो ये P5 है वो इन प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ की बात करते हैं, मेडिकल रिलीफ्स की बात करते हैं, रेस्ट हाउसेस की बात करते हैं। लैंग्वेजेस मैंने बता दिया, अब मुझे बतानी है अपनी लिमिटेशंस। क्यों? क्योंकि ये रॉयल प्रोपेगेंडा है, दे आर साइलेंट ऑन द रेवेन्यू, आर्मी सक्सेशन। सो ये हमें इसके साथ समझना पड़ेगा, अर्थशास्त्र, मेगास्नीक, इंडिका, आर्कियोलॉजी के साथ हमें यूज़ करना पड़ेगा। मैंने एक बैलेंस्ड आंसर दिया रादर देन कोई भी एक साइड एक्सट्रीम्स में जाने की बजाय। सो इवन विद द लिमिट्स, कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है अभी तक जो हमें स्पेसिफिकली मॉडर्न स्टेट्स को इस वॉइस में, उनकी खुद की वॉइस में बता पाए। कंक्लूजन बच्चे यूजुअली छोड़ देते हैं। देखो सिर्फ एक लाइन में मैंने कंक्लूजन ख़त्म भी कर दिया। सो इतना बड़ा आंसर नहीं होता, इट जस्ट कि तुम्हें राइट पॉइंट्स लिखने आने चाहिए। कमिंग बैक टू गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मकॉले मिनट ऑन कलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन इन इंडिया। मकॉले मिनट की मैंने ब्रैकेट में ही डेट लिख दी, सेटल्ड ऑन एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी इन फेवर ऑफ इंग्लिश। सो बेसिकली मेरे को पूछना है मकॉले मिनट कलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन तो कब आए, तो पहले तो मैंने ये बता दिया क्यों आए, सेटल क्या हुआ, क्योंकि फेवर ऑफ इंग्लिश में जो एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी हो रही थी, ठीक है, एंड बेंटिंग इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। तो ये इसमें क्या इम्पैक्ट आया, तो मैंने इसमें देखो इंट्रोडक्शन या तो तुम डेफिनेशन दे दो,
एक टाइप का इंट्रोडक्शन ऐसा होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है जब तुम बैकग्राउंड बता दो, किसी भी चीज़ का एवोल्यूशन बता दो। तो मैंने इस वाले में एवोल्यूशन वाला चूज़ किया। अब मैंने इसको बताया कि वो इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला इम्पैक्ट ऑफ Macaulay minute on education, तो इंग्लिश बिकम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट रेस्टेड ऑन द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। मैंने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसे बच्चे लगते हैं ना कीवर्ड्स में लिखे जा रहे हैं, आई एम यूजिंग वर्ब्स बट बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली। एजुकेटेड अ थिन एलीट एंड लेट अ learning to trickle down. It set the direction later systemated by the Wood Dispatch and the University Act of 1857. तो मैंने कितने तरीके से एक टाइमलाइन जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैंने उसके बाद बना दिया एक चार्ट। आप देखो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को मैंने एक बताया कि एक्चुअल डिज़ाइन क्या था और इसका एक्चुअल आउटकम क्या निकला। उनका था कि ब्रिटिश की एंग्लिसिस्ट पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे तो एक इंडियन क्लास बढ़ जाएगी, और ये इंडियन की क्लास में क्या है, ये वर्नाकुलर को पढ़ाएगी। बट फिल्ट्रेशन आपको पता है कभी भी नहीं हुआ, और मास लिटरेसी हमेशा नेग्लेक्ट होते रहे। तो इसका अब इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्पैक्ट हमने बात किया, फिर मैंने टेबल बना दिया। तो देखो कितने तरीके से एक डिज़ाइन, एक टेबल तरीके से आप बना सकते हो। यूजुअली सोचते हो डायग्राम्स क्या बनानी है, डायग्राम्स आपके आंसर में ही है। इसमें एक टाइमलाइन का क्वेश्चन था तो तुमने ऐसे टाइमलाइन के एस्पेक्ट में बताया। अब टू एन इम्पैक्ट से एजुकेशन के हमने देखा कि इंग्लिश एजुकेशन बढ़ा और ये दोनों एक्ट्स पे आया, और एडमिनिस्ट्रेशन, ये चाहे तुम ऊपर वाले पॉइंटर्स में लिख सकते थे या डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। ये मैंने तुम्हें चॉइस दी है यहाँ पे, इसीलिए दोनों मैंने बना दिए कि जो तुम्हें अच्छा लगे, द वे यू हैव टू रिप्रेजेंट इट। अब इम्पैक्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इम्पैक्ट देखो, उन्होंने इम्पैक्ट पूछा था बट कोई स्पेसिफिक नहीं पूछा था, तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन पे भी बता दिया और एजुकेशन पे भी बता दिया। चीप इंग्लिश नोइंग पीपल आ गए, क्लरिकल स्टाफ बन गया, जिससे कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी बन गई। अब लॉ मेंबर थे, फर्स्ट लॉ कमीशन भी आ गया, और इससे क्या हुआ, इंडियन पीनल कोड आ गया 1837 एंड 1860 का, जो आपका कोडिफिकेशन में जिसने फाइनली हेल्प करी। अगेन इंग्लिश ने ओपन किया वेल, बेंथम, रूसो, जो भी ये ओरिएंटलिस्ट अप्रोच है, कंट्रोवर्सी है, इसके फर्दर एक्सपैंड होने लगी, लोग सोचने लगे। देन मास और वर्नाकुलर एजुकेशन इसका नेग्लेक्ट थी। तो आप देखिए मैं अपने हर आंसर में एक लिमिटेशन जो पॉइंट है उसको कंक्लूजन से पहले ज़रूर बता रही हूँ, दैट मेक्स इट बैलेंस्ड। मैं कोई भी चीज़ बहुत पॉजिटिवली नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि उसका लिमिटेशन क्या रहा, बहुत सब कुछ में नहीं बट सिर्फ बेसिक एनालिसिस में। अब इससे क्या हुआ, मिनट क्रिएटेड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉलोनियल कंट्रोल एंड अनइंटेंशनली द क्लास डिसमेंटल्ड इट। पूरा आप देखें कि अनइंटेंशनल कंट्रोल हो गया, और एनईपी को इसी चक्कर में अब मैंने इससे क्या किया, सिर्फ 2 लाइनों का कंक्लूजन लिखा, बट मैंने कंटेम्प्रेरी आज के टाइम से इसको ज्वाइन कर दिया। दैट मेक्स सेंस। नाउ थर्ड इज गांधी मूवमेंट एंड मास मोबिलाइजेशन। गांधी मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी मूवमेंट क्या है और उनका मासेस पे क्या आया। गांधी के बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, सो अब आपको एक एक मूवमेंट को एक्सप्लेन नहीं करना है। गांधी का पहले तो इंट्रोडक्शन में देखो मैंने क्या किया, डिसाइसिव कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले आपको पता है कि सत्याग्रह था, बट मैंने इसको बोला कि सिर्फ सत्याग्रह नहीं था, क्योंकि सत्याग्रह ऑलरेडी पहले भी बहुत लोगों ने बात की थी। उन्होंने बताया दैट ही कन्वर्टेड द कांग्रेस फॉर्म एन एनुअल एलीट कंक्लेव इनटू अ मास ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि इनका क्वेश्चन था मास पे, तो मैंने अपने आंसर को बड़े ट्रिकली ये रिप्रेजेंट किया। अब आप देखिए इन्होंने वाइडनिंग ऑफ सोशल बेस, मुझे स्पेसिफिकली क्वेश्चन गांधीयन मूवमेंट्स के ऊपर नहीं है, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन है कि उनका मासेस पे क्या इम्पैक्ट आया। मैंने बताया लोकल एक्सपेरिमेंट्स किए चंपारण, इसमें तो लोकली मिल वर्कर्स आए, तो मैंने लोकल एक्सपेरिमेंट एक्चुअली मेरा यहाँ पे कीवर्ड है, ये तो हमें पता है गांधी ने किए ही हैं। फिर नॉन कॉपरेशन पता है, सिविल डिसोबीडियंस, बट मुझे इसको जोड़ना है लोकल से। वो खिलाफत को लेके आए, वो अवध पेजेंट्री को लाए, सिविल डिसोबीडियंस वुमेन को लेके आया, ठीक है, ट्राइबल्स को लेके आया। क्विट इंडिया किसको लाया, वो बालिया तालमुख सतारा के लोगों को लाया, पैरेलल गवर्नमेंट्स बनी, लीडर्स इमर्ज हुए। फिर मैंने एक बना दी टाइमलाइन। मैंने सिर्फ बात ज़रूर करी बट मैंने एक टाइमलाइन के थ्रू बात कर दी, इससे मेरा स्पेस टाइम दोनों बच जाएगा और वर्डिंग्स भी बच जाएंगी कि किस किस तरीके से देख लो आ रहा है और कौन कौन इस पर इम्पैक्ट हो रहा है। सो व्हाट मेड द स्केल पॉसिबल, क्यों, क्योंकि इतना मासेस क्यों पहुंच पाया, बिकॉज यहाँ पे एक सिंपल यूनिवर्सल सिम्बल्स थे। मैंने रीजनिंग दी, इसलिए कहते हैं ना जो तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग को अटेस्ट करने के लिए, तो ये क्लियरली मैंने बताया कि किस तरीके से रिलीजियस और वर्नाकुलर ईडियम्स उन्होंने किए जिससे लोग रिलेट कर पाए और अल्टीमेटली
उन्होंने फॉलोअप किया। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए, नागपुर में आप देखेंगे 1920 में 4 अरीना मेंबरशिप की गई, लिंग्विस्टिक पीसीसीज। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि तरीके से एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में वो चलते गए। फाइनली आपको बात करनी है नेसेसरी क्वालिफिकेशन। मोबिलाइजेशन की अपनी अपनी लिमिट्स थी, बट अम्बेडकर कंटेस्टेड गांधीज क्लेम दैट ही नेवर स्पोक फॉर दी दलित्स। तो अगेन मैंने एक एंड में बता दिया कि येस गांधी के उसमें भी लिमिटेशन रही। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पॉजिटिव देखती हूँ, मैं सिर्फ नेगेटिव्स भी देखती हूँ। मेरे आंसर्स में क्लियरली ये रिप्रेजेंट होना चाहिए। दैट led to the abrupt withdrawal of the चौरी चौरा। Then we have to write the conclusion. Conclusion में हमने बात किया the masses were both a method and a message. Numbers converted a petition movement into a legitimacy crisis for the राज। तो मैंने क्लियरली अपने उसमें तुम्हें क्लियरली एक मैसेज छोड़ दिया अपने आंसर में। मैंने कोई कोट नहीं ऐड किया, मैंने कोई हिस्टोरियन ऐड नहीं किया, बट स्टिल मेरा आंसर बहुत अप हैंड में आ जाता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एक सिंपली आप आंसर को भी कैसे कर सकते हो, और इसमें अगर आपका स्पेसिफिक जैसे हिस्ट्री है तो आप हिस्टोरियन ऐड करोगे, बट नहीं है तो यू कुड हैव अवॉइडेड इट, यू कुड हैव एडेड 1 or 2, बट दैट इज़ नॉट अ थिंग। द आइडिया इज हाउ यू विल बी एबल टू क्रिटिकली एलोकेट ईच एंड एवरी आंसर। नाउ द फूजीवाड़ा इफेक्ट भी आया था। व्हाट इज़ फूजीवाड़ा इफेक्ट क्लियरली पूछा है, तो तुम्हें अपने इंट्रोडक्शन में पहली बात इसी को ही आंसर करना है। अब उन्होंने पूछा इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट ऑन द मूवमेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। सो इम्पैक्ट पूछा गया है मूवमेंट और इंटेंसिटी दोनों पे। सो आपको बेसिकली मैंने इसको डायग्राम से बना दिया कि हुआ क्या है। फूजीवाड़ा की अगर मैं डेफिनेशन बता रही हूँ कि इसमें शाखा कोई फूजीवाड़ा है, ठीक है, ये इफेक्ट डिस्क्राइब करता है कि जब 2 साइक्लोनिक वॉर्टिसेस एक ही ऑर्बिट पे आ जाती हैं, दैट इज़ दी 1400 किलोमीटर के रफली डिस्टेंस में। सो दैट इज़ फूजीवाड़ा इफेक्ट। सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट फूजीवाड़ा, तो 2 साइक्लोन्स ऑर्बिटिंग ऑन अ कॉमन सेंट्रॉइड, यू कैन सी दे आर कॉमनिंग ऑन द कॉमन सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे ये वाला जो सेंट्रॉइड है मैंने बना के दिखा दिया, क्लियरली डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। उस बंदे को तो ये इफेक्ट ही नहीं है कि मुझे नहीं पता, मुझे क्लियरली उसको पता है मेरा डायग्राम देख के। अब इसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा था इम्पैक्ट, तो पहली बात तो मुझे इसके आउटकम बताने पड़ेंगे। इम्पैक्ट से पहले ये दोनों जो आए हैं, डेफिनेशन पूरी नहीं होगी इतना बताने के लिए। पहली बात तो ईयर भी बताना है, बट अभी भी पूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में पॉसिबल 4 आउटकम्स अलग अलग है, तो वो आपको बताने हैं कि अगर म्यूचुअल, क्यों? क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। सो अगर वीकर इज ट्रेडेड बाय द अदर वर्टिकल शेयर, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्ब्स द वीकर वॉर्टेक्स, तो मर्जर हो जाएगा, म्यूचुअल ऑर्बिट हो जाएंगे, क्योंकि 2 जने जब कोई अट्रैक्ट करेंगे तो 4 पॉसिबल सिचुएशन बनी, मैंने वो बताया। देन अल्टीमेटली आई ऑल्सो राइट ऑन कि इंटेंसिटी यूजुअली वेरी करती है और मॉइस्चर के कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। अब उन्होंने मुझसे पूछा था मोमेंट और इंटेंसिटी पे, मैंने इन दोनों को अपनी फर्दर हेडिंग बना दिया। सो सी मोमेंट पे क्या बनता है आप देख सकते हो, इट इज़ अ स्टीयरिंग फ्लो इज डिस्ट्रक्टेड। आप देखेंगे कि प्रोड्यूसिंग इन लूपिंग, इराटिंग एंड समटाइम्स इवन रिवर्स बैक। लैंडफॉल पॉइंट टाइमिंग शिफ्ट लेट हो जाती है, जिससे हम कहते हैं रियल ऑपरेशनल डेंजर होता है। अब इससे क्या होगा, फूजीवाड़ा इफेक्ट पे अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यूजुअली वीकनिंग, दोनों सिस्टम क्या हो जाएंगे, 2 सिस्टम कंप्लीट फॉर द सेम मॉइस्चर, और अपर लेवल आउटफ्लो होगा जिससे कि वर्टिकल शेयर आ जाएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कंबाइंड सिस्टम जो है वो लार्ज रेडियस पे घूमेगा, जिससे कि स्टॉर्म्स जो हैं वो बढ़ने लगेंगे। नाउ ये कहाँ पे कॉमन है, अब ये तो हमने बताया ही नहीं पूरे में, मैंने एंड में बता दिया पैसिफिक में, और रेयर है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में। कॉमन मैंने इसलिए बताया, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे वर्ल्ड की बात करनी है कॉमन में। अब इंडिया पे ये आई नो पूरा यूपीएससी, बट आई हैव टू टॉक अबाउट द वर्ल्ड एज वेल, सॉरी इंडिया वर्ल्ड एज वेल। अब बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी जो मेरे 2 मेजर सेंटर्स है मैंने बता दिया, उसमें रेयर ही है। सो ये इफेक्ट मैटर करता है लेस फॉर पीक विंड और स्पीड रादर देन दी प्रिडिक्टिबिलिटी। तो इफेक्ट किस लिए मैटर है, कम किस लिए मैटर करता है, पीक विंड स्पीड के लिए इतना एसच नहीं है, बट प्रिडिक्टिबिलिटी है के लिए ज़्यादा मैटर करता है। सो व्हाट इवैक्यूएशन प्लानिंग डिपेंड्स ऑन, सो अकॉर्डिंगली उसकी हम इवैक्यूएट कर पाएँ टाइमली, वो इंपॉर्टेंट है। देन टुंड्रा रीजन्स आर इकोनॉमिकली फ्रेजाइल बट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। सो मैंने स्टेटमेंट क्रिटिकली, अब उन्होंने यहाँ तक होता तो शायद मैं ये नहीं बोलती, बट मैंने क्रिटिकली बोलती, मैंने पहले अपना स्टेटमेंट दे दिया कि मुझे ये वैलिड लगता है, बट जो इसके 2 हाफ्स हैं वो इंटरडिपेंडेंट आर नॉट इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट कैसे नहीं है, आपने बोला कि इकोलॉजिकली फ्रेजाइल बट
इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट। ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रेजाइलिटी है वही इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का कॉन्सिक्वेंस है। जब फ्रेजाइल तभी बन पाएंगे जब आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इफेक्ट डालोगे। तो अब केस ऑफ फ्रेजाइलिटी, अब मुझे समझाना पड़ेगा। मैंने इसको तुम अग्री किया कि ये चीज़ है, पर मैंने ये बोला कि इंडिपेंडेंट नहीं है। आपने जो मुझे क्वेश्चन पूछा उसके क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, आपने इन दोनों को दो टर्म्स में यूज़ किया। मैं कहती हूँ ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये केस ऑफ फ्रेजाइलिटी है। केस ऑफ फ्रेजाइलिटी मतलब अ वेरी शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, थिन सॉइल एंड सिंपल फूड चेन्स मीन एनी डिस्टर्बेंस टेक्स डिकेड्स टू हील। मतलब अगर कोई भी चीज़ आप देखेंगे कि बहुत सीजन मतलब अ वेरी शॉर्ट ग्रोइंग सीजन आप देख रहे हो, बहुत पतली सी सॉइल है, सिंपल फूड चेन है, वहाँ बिल्कुल बेसिक चूज है, तो वो एनी डिस्टर्बेंस, छोटी सी डिस्टर्बेंस अगर उसमें जाएगी, कॉम्प्लेक्स होगी तो बहुत मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, जरा से नहीं तो चेंज हुआ और वो बहुत साल लग जाएंगे उसको हील होने में। देन परमाफ्रॉस्ट स्टोर्स रफली 1400 GT ऑफ कार्बन, दो रिलीजेस CO2, मीथेन एंड आर्कटिक इज ऑलरेडी वार्मिंग 3 to 4 times फास्टर देन दी ग्लोबल एवरेज। तो ये है, इसी चक्कर में हम देखते हैं फ्रेजाइलिटी बढ़ रही है। अब हमने बोला कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्यों है। आर्कटिक जो है वो ऑलमोस्ट 13% वहाँ पे अनडिस्कवर्ड ऑयल है और 30% अनडिस्कवर्ड गैस है, प्लस साइबेरियन डायमंड्स हैं, ग्रीनलैंड का रियर अर्थ है। सो हम उसमें क्या कर रहे हैं, वहाँ पे रिट्रीटिंग आइस इज ओपनली नॉर्थ सी रूट, बार बार हम कटिंग वहाँ पे एशिया यूरोप में हो रही है। सो वहाँ पे ऑलरेडी इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है और इससे जो एक्सपेडिशन है उनके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। सो आई नाउ क्रिएटेड द स्टेबल। अब बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल बात बोल दी है, तो मैंने क्लियरली उसमें दिखाया है कि आर्कटिक का जो वार्मिंग है 3 to 4x इन द ग्लोबल रेट, तो वो क्या कर रहा है, वो फ्रेजाइल रेट भी कर रहा है और वो इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि अनडिस्कवर्ड चीज़ें पड़ी हैं। फ्रेजाइल क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें सिंपल है। सो दिस फीडबैक्स मेक इट क्रिटिकल। अब यही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वार्मिंग होगी, फिर परमाफ्रॉस्ट होगा, फिर CO2 और CH4 रिलीज होंगे और मोर वार्मिंग होगी। तो एक सिक्लिकल पैटर्न बन रहा है और ये सेल्फ रीइंफोर्सिंग है, बार बार खुद ही होगा। अब उन्होंने मेरे को बोला था क्रिटिकल असेसमेंट, तो मैंने अग्री कर लिया था, पर मैंने असेस नहीं किया। क्रिटिकल असेस तब होता है जब मैं प्लस माइनस फैक्टर्स दोनों देखेंगे। सो ट्रांस अलास्का पाइपलाइन देखें और अनवर ड्रिलिंग देखें इन द 2020। सो यू विल सी दैट द ट्रेड ऑफ इज़ रियल नॉट थियोरेटिकल। तो आप देखेंगे वहाँ पे इन दोनों में ये ट्रेड ऑफ जो इन दोनों के बीच में जो दोनों चीज़ें हो रही हैं वो रियल था। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ थियोरेटिकल टर्म्स में या सिर्फ किताबी कीड़ों में हो रहा है। इंडिजीनियस सामी एंड इनपुट लाइवलीहुड्स आर रेयरली काउंटेड इन द इकोनॉमिक केस। सो आप देखेंगे कि ये हार्डली हम इन चीज़ों को देखते भी नहीं है। सो अगेन मैंने एक पॉजिटिव एक माइनस फैक्टर दोनों में बताया। सो गवर्नर रिमेन्स थिन बियॉन्ड द आर्कटिक काउंसिल एंड पोलर कोड। हम इन दोनों में कुछ ऐसा वो डिसीजन ही नहीं रही। सो टुंड्रा इज बेस्ट सीन एज अ ग्लोबल कॉमन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे वर्ल्ड के लिए अवेलेबल है। हुज लोकल एक्सट्रैक्शन कैरीज प्लानिटरी कॉस्ट। क्यों? क्योंकि लोकल एक्सट्रैक्शन से क्या हो रहा है, जो प्लानट की कॉस्ट है हम उसको पे कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली दिस, देन हिमाद्री स्टेशन, हिमाद्री स्टेशन एंड आर्कटिक पॉलिसी। हिमाद्री स्टेशन NEP की 6th की स्टैंडर्ड की बुक में भी दिया हुआ है। हमने लास्ट वीडियो में, इफ यू विल चेक इन ऑन माई प्लेटफॉर्म, मैंने उसमें बात की है। हिमाद्री स्टेशन एंड आर्कटिक पॉलिसी 2020 को रिफ्लेक्ट करता है स्टेक में। नाउ अनदर थिंग इज एओलियन प्रोसेस। ओके, डेस्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अब एओलियन प्रोसेस क्या है? एओलियन क्या है? ये एक विंड ड्रिवन प्रोसेस होता है जहाँ पे आप डोमिनेंट एजेंट ऑफ डिग्रेडेशन होती है एरिड, जो बिल्कुल सूखा या आधा सूखा ट्रैक्ट्स होते हैं। सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन, जब बहुत ज़्यादा खेती करते हो तो वहाँ पे सरफेस क्या हो जाता है, दिस एओलियन के कारण बिल्कुल वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, डिग्रेडेशन हो जाती है। सो इस डिग्रेडेशन से क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन तो नहीं, डिग्रेडेशन हो जाती है, तो आपका लैंड दोबारा उग नहीं पाता। सो मैकेनिज्म क्या है? उन्होंने बोला रोल क्या है एओलियन प्रोसेस। उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि मुझे बस एओलियन प्रोसेस समझा दो, ठीक है। रोल ऑफ एओलियन प्रोसेस इन डेस्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अब ये मैकेनिज्म समझना। डिफ्लेशन से क्या होगा, फाइन टाइप पार्टिकल्स जो होते हैं कोई भी सॉइल के वो ख़त्म हो जाते हैं और उससे क्योंकि जब आपकी सॉइल बिल्कुल पतली हो जाएगी तो वो उड़ जाएंगे, ठीक है। सेकेंडली क्या होगा, दिस एबरेशन सन ब्लैक रॉक्स एंड द स्टैंडिंग क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग वेंटिफैक्ट्स यार्डिंग एंड मशरूम रॉक्स। सो यहाँ पे क्या है, जो आपकी जो क्रॉप्स की ज़रूरत भी नहीं है, अल्टीमेटली दे स्टार्टेड ग्रोइंग इट। Thirdly, transport occurs by suspension, station and surface creep. तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह, फाइन डस्ट जो है वो होने लगेगी, सैलिटेशन होना लगेगा, सरफेस जो आपका वो क्रीप होने लगेगा।
फिर आई फाइनली डिपोजिशन, अगली अलग अलग जगह से डिपोजिशन होने, दैट बिल्ड दी बार्चन एंड सेल्फ ड्यून्स, और जिससे क्या होगा, क्रॉपलैंड, कैटल्स और सेटलमेंट्स भी एक जगह से माइग्रेट होने लगेगी। मैंने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन भी कर दिया। यूजुअली सोचते हो डायग्राम कहाँ से लाए, डायग्राम तुम्हारे प्रोसेस में था। सो सी मैंने समझाया कि देखो ये सरफेस क्रीप है, ठीक है, ये कोर्स ग्रेन है यहाँ पे, देन सैलिटेशन हुआ, सैलिटेशन इज लेटिंग टू द बार्चन एंड देन मिटिगेट्स। सो डिफ्लेशन एब्रेशन इज इक्वल टू डिग्रेडेशन। आई हैव गिवन द 4 फैक्टर्स अराउंड इट। ये भी इनफ नहीं थे, मैंने डाल दिए डेटा एज वेल। सो हाउ दिस बिकम डिग्रेडेशन, लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्या होगा कि जब ऑर्गेनिक मैटर के आने से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हुआ ही क्यों, वो ख़त्म होती जाती है, तो प्रोडक्टिविटी गिरती जाती है, वेजिटेशन की थिन लेयर होती जाती है, और इस चक्कर में सरफेस एक्सपोज होता है, और इसके लिए ये अपने आप ही एमर्ज होने लगता है। सो अब आप इसमें अपने देखेंगे मैंने क्या किया, साथ के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इन इंडिया द सैंड एनक्रोचमेंट थ्रेटन्स दी इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एंड IRSO बेस्टिफिकेशन एटलस 2021. So I am just giving you the very important impact as well. Then मिटिगेशन में अगर हम बात करें तो केनाल साइड फॉरेस्टेशन की किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। सो विद द कंक्लूजन, wind does not create desert on its own. It converts land already stressed by overgazing. So actually मैं I'm just not talking about कि मैं कोई विंड के, मैंने पूरी इम्प्लीकेशन बता दी कि हम सोचते हैं कि विंड से कोई डेजर्ट बन गया। नो, आई एम सेइंग ओवरगेजिंग हुई है, कल्टिफिकेशन हुआ है बहुत ज़्यादा वहाँ पे, दैट क्रिएटेड द डेजर्ट। सो एंटर पॉइंट ऑफ पॉलिसी इज वेजिटेटिव कवर। सो मैंने एक इम्प्लीकेशन, एक एजेंडे वाला आंसर लिखा कि जिस तरीके से पॉलिसी फ्रेमवर्क हो पाए मेरे इंटेलेक्ट से। Now, water resources are both an asset and a source of conflict in South Asia. हमें पता ही है, तुम्हारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो साउथ एशिया रिवर्स आर, पर हमें अब तुम समझना, राइज लार्जली इन द हिंदू कुश हिमालयाज, द थर्ड पोल एंड सस्टेन नियरली 1.9 बिलियन पीपल। से अब क्यों, क्योंकि ये लड़ाई का कारण क्यों है, क्योंकि 1.9 बिलियन पीपल इसी पे डिपेंडेंट है। क्यों, और उसके साथ क्या क्या हमने बाउंड्रीज बना ली है, पर जोग्राफी सेम है, जिससे कि चीफ एसेट पे सबको प्रॉब्लम आती है। अब एज एन एसेट मुझे इसकी पहले तो प्रॉब्लम बताने से पहले इसकी इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताई, अब मैं अपने आंसर में भी शुरुआत में यही बताऊँगी। क्यों, क्योंकि इरीगेशन जो है वो भी इरिगेशन होगा तभी फूड सिक्योरिटी आएगी। भूटान में आप देखो कि हाइपर पाउडर है वो लार्जली इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। सो एक क्लियरली एग्जांपल है कि म्यूचुअल गेन्स हो रहे हैं। आप साथ में देखेंगे पानी से ही, वाटर रिसोर्सेज से ही। अब कॉर्पोरेशन हैज़ अ रिकॉर्ड, इंडस वाटर ट्रीटी सर्वाइव 3 वर्ड्स, गंगा वाटर ट्रीटी, देन आई जस्ट टॉक्ड अबाउट द ट्रीटीज़। अब मुझे सबके नहीं नाम याद, तो मैंने 3 ट्रीटीज़ के नाम यहाँ पे लिख दिए। नाउ अगेन ऐसा क्वेश्चन है, जोग्राफिकल लोकेशन मैप की बात हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे अलग अलग जगह पे बता दिया कि किस तरीके से अलग अलग ट्रीटीज़ हैं, और साथ में मैंने एक टेबल बना दिया। सेम वाटर हैज़ 2 फेसेस। पहली बात तो आउटकम टर्न्स इनटू द इंस्टीट्यूशन एंड नॉट ऑन हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी के अलावा वो इंस्टीट्यूशन पे भी इम्पैक्ट आता है। एसेट मैंने बता दिया, और मैंने यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट बता दिया कि किस तरीके से अलग अलग बेसिन के ऊपर होता है। अब कॉन्फ्लिक्ट की अगर मैं बात करूँ, ये ऑलरेडी मैंने टेबल में सब समझा दिया है। अब मैं कॉन्फ्लिक्ट मैंने यहाँ पे लिख भी दिए। क्यों, इंटरस्टेट डिस्प्यूट है। आपने देखो कि कृष्णनगर एंड दरालते हैव स्ट्रेंड। IWT बांग्लादेश में ऐसी चीज़ हुई, तो अपस्ट्रीम ऐसी चीज़ें करते करते बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी बढ़ती जा रही है। चाइनीज़ डैम बिल्ड कर रहा है यारलंग टांगसो पे, तो हाइड्रोलॉजिकली डेटा श्रिंक कर रहा है। सो वाई दिस कॉन्फ्लिक्ट रीअकर, वाई दिस इज, ये अकर ही क्यों हो रहा है? बिकॉज अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम असिमेट्री, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो है वो असिमेट्री है, ग्लेशियल मेल्ट हो रही है, डिमांड ग्रोथ। अब डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि आपको वाटर रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा है, पर ग्रोथ इतनी है नहीं, एब्सेंस और हर जगह है भी नहीं एनी बेसिन वाइड multilateral framework. So this is somewhere creating a problems, but agreement remains bilateral और रिवर्स स्पेसिफिक इसी चक्कर में। सो कंक्लूजन क्या है, वाटर जो है वो कन्फ्लिक्ट है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस जो है, क्योंकि स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है कि ये प्रोसेस रहेगा, वो बहुत वीक है। सो हमें क्या करना है, हमें एक शिफ्ट रखना है फ्रॉम, मैंने सॉल्यूशन बताया इसमें, बायलेटरल वॉल्यूम शेयरिंग ट्रीटीज टू दी बेसिन लेवल बेनिफिट शेयरिंग। ये जैसे भूटान के केस में दोनों को फ़ायदा हो रहा है, अगर हम ऐसा करेंगे तो कभी लड़ाई नहीं होगी। अभी क्या है कि तुम लो ये दो, जो ट्रेड ऑफ हो रहा है, ट्रेड ऑफ नहीं करना हमें बेनिफिट शेयरिंग करनी है, जिससे ओपन डेटा रहेगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडियन सोसाइटी का क्लियर क्वेश्चन आता है
ये आपका सेलियंट फीचर के ऊपर क्वेश्चन है जो श्योर हमेशा इंडियन सोसाइटी पे आता है. यूनिटी इन डाइवर्सिटी रिमेन्स द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी डिस्पाइट द चैलेंजेस फ्रॉम कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म. इंडिया के पास मैंने सीधा बताया क्यों, क्योंकि उन्होंने मुझसे बोल दिया कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म. अब मुझे अपनी इंट्रोडक्शन में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी, मुझे डाइवर्सिटी की बात करनी थी. मैंने डाइवर्सिटी की बात की, मैंने बताया 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं और 4600 कम्युनिटीज़ हैं, बट स्टिल हम लोग प्लूरल स्टेट और इकट्ठे रहते हैं. मैंने डिफाइन कर दिया अपना आंसर. अब बताओ, अब मैंने बताया कि ये यूनिटी सस्टेन क्यों रहती है. क्वेश्चन क्या था, वो पूछ रहा था आपसे कि डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी क्यों, वो भी यही पूछ रहा था क्यों है, तो मैंने भी यही कर रही हूँ कि चैलेंजेस होने के बाद भी ये डिफाइनिंग फीचर क्यों है. सो जस्ट नाउ कम ऑन टू दिस. सो तुम्हें कल्चरल, कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल, ये तीनों ही है. कल्चरल क्यों है, तुम देखो भक्ति सूफी ट्रेडिशन है, वो भी पैन इंडियन है, तो वो सारी सीक्रेट जोग्राफी करता है. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है. पॉलिटिकल क्या है कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 1956 पे. सो जब भी ऐसे होता है तो अपनी आइडेंटिटी को अकोमोडेट किया जाता है. सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के मैंने अलग अलग पैरामीटर्स बता दिए. इसको आप और कैसे इन्हांस कर सकते थे, यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऐड करके. अब चैलेंज क्या है, ये रियल है, अभी हम आगे बात करते हैं. सो ये मैंने साथ में जो अभी एक्सप्लेन किए थे, what you can do, you can make an introduction and make this table as well. So तुम्हें जो पॉइंटर्स बनाए थे वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है. नाउ कम्युनल वायलेंस जो है वहाँ से, अब येस कम्युनल वायलेंस क्या है, वहाँ पे सन्स ऑफ सॉइल रीजनलिज्म ये कीवर्ड है. द एंटी हिंदू एजिटेशन, खालिस्तान, इंसर्जेंसी, मैंने एग्जाम्पल ऐड कर दिए. नॉर्थ ईस्ट हैव टेस्टेड द फैब्रिक येट रेजिलियंस इज डेमोन्स्ट्रेटेबल. ये रेजिलियंस इसीलिए हमें देखने को मिलता है, असम रिकॉर्ड, मिजो अकॉर्ड, इसमें हमें देखने को मिल रहा है. सो कंक्लूजन क्या है, इंडियाज़ मॉडल इज़ अकोमोडेशन नॉट एसिमुलेशन. इंडिया का जो मॉडल वो कैसा है कि अकोमोडेट करने वाला है, चीज़ों को साथ में रखने वाला है, ये कि इकट्ठे रखने वाला, ये नहीं बस लेके आ जाए. सो इट इज़ अ पॉलिटिकल अचीवमेंट टू बी रिन्यूड एंड नॉट अ नेचुरल कंडीशन. बट ये क्या है, हमें बार बार रिन्यू करनी पड़ेगी बिकॉज लोगों को बार बार साथ में लाना पड़ता है. ये नहीं कि बस उनको हुक्म लगा दिया. सो ये नेचुरल कंडीशन नहीं है. तो मैंने तारीफ भी कर दी, पर मैंने बता दिया लिमिटेशन है जो बार बार मेरी गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी अंडरस्टैंड डिसेबिलिटी सस्टेन द नीड फॉर द इंक्लूसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया. अब हम मेरे से एक्चुअल में पॉलिसी का तरीका भी मांग रहे हैं. मैंने डिसेबिलिटी को पहले समझाना है. ये मेडिकल डिफेक्ट है. मेडिकल डिफेक्ट क्या है, जिसमें इंडिविजुअल का जो भी है एन आउटकम ऑफ इम्पेयरमेंट इंटरैक्टिंग विद द एटीट्यूडनल और इन्वायरमेंटल बैरियर. एटीट्यूडनल में होगा या इन्वायरमेंट के साथ उसको तकलीफ होगी. ये सोशल राइट्स पे बनता है जो UNCRDB के अंडर विच इंडिया ने 2007 में उसको अडाप्ट किया. अब फ्रॉम चैरिटी टू राइट्स, ये चैरिटी नहीं है अगर हम किसी डिसेबल की हेल्प कर रहे हैं. जो चैरिटी क्या होती है, चैरिटी पिटी एंड कंस्टिट्यूट, आपने किसी की मदद कर दी, बट उससे क्या होगा, मेडिकल एम्पेयरमेंट है, उसको कुछ ना कुछ मदद मिल जाएगी, बट सोशल राइट डिसेबिलिटी नहीं मिलेगा. तो उन्होंने ये बात बोली कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेडिकल एम्पेयरमेंट नहीं चाहिए, सोशल राइट्स की तरीके से इसको देना चाहिए. क्यों, क्योंकि एक गवर्नमेंट, एक सरकार की ज़रूरत बनती है कि किस तरीके से हेल्प करना पड़ेगा. पर बैरियर तो रिमूव हो गया, बट कैपेबिलिटी हम देखते हैं अब रिस्टोर होगी. क्यों, जिस तरीके से फिजिकल रैम्प है, हम इस किसी को स्टेट पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पर कंपटीशन फिर भी है और उसी कंपटीशन के अकॉर्डिंग उसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. सो इस तरीके से एटीट्यूड है स्टिग्मा की, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते. इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज आ गई तो सभी लोग इकट्ठे ग्लोबली आ पाए. अब ये इंक्लूसिव फ्रेमवर्क इसके लिए क्यों चाहिए, क्यों पूरी इंडिया में इसकी हेल्प हो. तो हम सेंसस 2011 में देखा ऑलमोस्ट 2.68 करोड़ लोग डिसेबल थे. तो ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा हिस्सा 2.21%. यहाँ आपको अपने डेट्स जब नेक्स्ट टाइम ये 2027 में अगर आएगा तो आपको अपने सेंसस का डेटा अपडेट करना पड़ेगा. कॉन्स्टिट्यूशनल के जो आर्टिकल्स है 14, 15, 21 ये सब भी कहते हैं कि हमें डिस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए. इकोनॉमिक में इंडियन लेवल और ऑर्गेनाइजेशन में भी डिसेबिलिटी कॉस्ट जो है वो उल्टा क्योंकि वो काम ही नहीं करेंगे, तुम दोगे नहीं तो परसेंटेज बढ़ती जाएगी. जुडिशियल में हमने केस बता दिया. तो मैंने चारों होलिस्टिकली आंसर दे दिया, इसके बाद कुछ भी नहीं चाहिए. नेक्स्ट मैंने लिमिटेशन भी बता दी. अब आज के उन्होंने क्योंकि मुझे बोला था पॉलिसी में कैसे इंप्रूवमेंट आएगी, तुमने तो सब कुछ कर रखा है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है. नहीं, तुम्हारी पॉलिसी में क्या प्रॉब्लम है. RPW एक्ट 2016 उसने रिकॉग्नाइज किया कि 21 डिसेबिलिटीज़ एंड डिजर्व्स अ 4% ऑफ गवर्नमेंट पोस्ट, बट एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स आर वीकली इन्फोर्स्ड. है ही नहीं, ऐसा नहीं है कि मैकेनिज्म नहीं है,
हमेशा हम बोलते हैं बट मैंने एक एक्ट के साथ बताया है. सेकेंडली, सर्टिफिकेशन एंड UDID कवरेज रिमेन पैची, इनविजिबल एंड साइको सोशल डिसेबिलिटी स्टिल देयर. उन लोगों की तरफ भेदभाव किया जाता है. सो हम देखते हैं कि शिफ्ट तो आया टारगेटिंग स्कीम्स की और यूनिवर्सल डिज़ाइन अच्छा हो रहा है. सेंसस 2011 के बाद बजट टैगिंग हुई है, मूव इंडिया फ्रॉम एक्सेस फ्रॉम पेपर टू दी पार्टिसिपेशन. अब मैंने एक बहुत पॉजिटिव नोट पे, बिकॉज ऑलरेडी मैंने गैप्स में रेडिकल चली गई थी, तो मैंने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अच्छा कंक्लूजन लिख दिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड सोशल एम्पावरमेंट. डू यू थिंक डिजिटल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव सोशल एम्पावरमेंट? लोगों को मदद मिलती है आगे बढ़ने में. सो डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक्चुअली एम्पावरमेंट है. मैंने यही बताना है, मैंने यही बताया. बट इट एम्पलीफाइज एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर रादर देन दी फ्लैटनिंग देम. जो भी जैसे भी होंगे वो बढ़ाएंगे, कोई भी चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे. तो ये मत बोलो कि सोशल एम्पावरमेंट ही होगी, उससे कुछ भी हो सकता है. बट आउटकम डिपेंड है कि एक्सेस कितना है, लिटरेसी और अकाउंटेबिलिटी, लोग उसकी जिम्मेदारी कितना लेते हैं. तो मैंने बहुत जैसे आपने बोल दिया और मैंने उसको येस कर दिया, मैंने ऐसे में आंसर नहीं लिखना. सो वेयर इट क्लियरली एम्पावर्स. अगर हम फाइनेंशियल की देखें तो जैम, ट्रिनिटी, DBT कट लीगेजेस एंड पुट entitlements directly into the hands of beneficiaries. UPI, PJMDI brought crores into the formal system. Important method. Mobility of rights. One nation, one ration card. Services आई, voices आई. ये तो मैंने बता दी अच्छी पावर है. तो मैंने एम्पावर बता दिया सारा कुछ. दीक्षा देखो मैंने एग्जाम्पल की तरह क्रिएट कर दिया, टेबल बढ़िया सा बना दिया. बट क्या एक्सक्लूड होता है? जेंडर गैप, आधार ऑथेंटिकेशन फेलियर हो रहा है, लो डिजिटल लिटरेसी, रूरल अर्बन डिवाइड, सर्विलांस नहीं हो रहा, ठीक है, ऑनलाइन हरासमेंट, मिस इन्फॉर्मेशन. सो वर्डिक्ट मैंने एंड में क्या दिया? टेक्नोलॉजी एम्पलीफाइज एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स. यहाँ पे तुम कोई भी कोड डाल सकते थे जो तुम्हारा आंसर और बेटर कर सकता है. अब एक्सक्लूड क्या करते हैं? मैंने साथ में एनालिटिकली एक्सप्लेन भी किया. मैंने भी फैक्ट्स दिए थे, बट फैक्ट्स को मैंने ऐसे नहीं दे दिया. मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलती हूँ PEE. मैंने पॉइंट किया, एविडेंस दे दिए थे, अब मैंने एक्सप्लेन भी किया. ऑथेंटिकेशन फेलियर्स हो रहे हैं, डिजिटल फ्लो रेट खत्म हो रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन से न्यू हार्म होंगे. सो टेक्नोलॉजी एम्पावर्स व्हेन इट पेयर्ड विद डिजिटल लिटरेसी. में टेक्नोलॉजी अकेली बहुत खतरनाक है, डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है. ऑफलाइन फॉल बैक्स होने चाहिए, इन्फोर्सेबल डेटा राइट्स होना चाहिए, सो दैट DPDP एक्ट 2023 अच्छे से आ पाए. और विदाउट दिस हमें डिजिटाइजिंग एक्सक्लूजन, बहुत मात्रा में लोग हो जाएंगे जो आ ही नहीं पाएंगे. नेक्स्ट कम अप विद दिस. विजयनगर आर्किटेक्चर की बात करें. विजयनगर आर्किटेक्चर एग्जाम्पलीफाइज द अमेलगेशन ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन विद कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस. वो पुरानी चीज़ों को लेके नई चीज़ें भी लेके चल रहे थे. विजयनगर का टाइम से शुरू करो. इनहेरिटेड द मेच्योर द्रविडियन ईडियम एंड रीवर्कड इनटू अ डिस्ट्रिक्ट इंपीरियल स्टाइल हम्पी. उन्होंने क्या किया? जो द्रविडियन ईडियम था उसको लेके चले, साथ में इंपीरियल स्टाइल हम्पी में ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा था उनके आने से आया हरियर बुक का, उन दोनों को किया. तो द्रविडियन जो सिस्टम साउथ इंडिया में संगम लिटरेचर का था, मैंने उसका मतलब है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. और इसमें मैंने साथ में बता दिया कि ये तो देखो इतने बारे में, इन लोगों के बारे में लिखा भी गया. अब तुमने पूछा था इनहेरिटेंस फ्रॉम द पास्ट, मैंने लिख दिया द कोर प्लान इज अनचेंज्ड. गर्भगृह, विमान मंडप, ये सब वैसे ही है. प्रकर जो चोलास और पांड्यास कौन से लिया, मैंने ये भी एक्सप्लेन किया. टावरिंग गोपुरम पांड्या की लेगेसी थी. राय गोपुरम, अब वही चीज़ उन्होंने स्काईलाइनस और ऊंची हाइट्स पे पहुँचाने लगे. और नेट पिलर कार्विंग्स आ गई, ठीक है. यूज़ ऑफ हैंड लोकल स्किस्ट. सो क्या क्या चीज़ें उन्होंने कंप्लीटली ऑब्जॉर्व कर ली. तो मैंने इवन डायग्राम भी बना दिया, ठीक है. अब इनहेरिटेड किया. अब इन्होंने इसको इनहेरिट के साथ मैंने भी बताया, इनहेरिट के साथ तो इन्होंने इनोवेशन भी किया. बट ये इनहेरिट इसी को इनोवेट जो कर रहा था, मंडप को अब अच्छे से मंडप बना रहे, तो मैंने ये यहाँ पे एक टेबल बना दिया. और तो और सेकुलर जोन्स बोरो किए गए दिल्ली सल्तनत से, कंटेम्प्रेरी से भी इनहेरिट किया, सिर्फ अपने से नहीं. तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया. अब कंटेम्प्रेरी इनोवेशन क्या किया? न्यू कंपोनेंट्स डाले टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, जैसे कल्याण मंडप आ गया. कल्याण मंडप क्या था? जहाँ पे डेटी के जो भी देवी देवता वहाँ पे रहेंगे उनके रिचुअल मैरिजेस होंगे. सेपरेट अमाम के श्राइन्स, फिर कॉन्सर्ट के लिए अलग. थाउजेंड्स हम देख रहे हैं पिलर्ड हॉल बनने लगे जो पहले इतने नहीं होते थे. फिर विटाल टेम्पल अगर हम देखें तो वो एक ही स्टोन से बना हुआ है और म्यूजिकल पिलर्स वहाँ पे है. तो अगर हम उसको बजाएंगे तो वो टेक्निकली हमें वेरोसिटी देखने को मिलती है. अलग अलग टेक्निक्स आने लगी जो अलग अलग मटीरियल के बारे में
दिखाती है। तो इसे अमेलगेशन है। अभी अमेलगेशन की बात की थी, तो एक टेम्पल के बियॉन्ड हमें दिखता है। स्पेसिफिकली तो सेकुलर है, कोर्टली बिल्डिंग है, जो डेक्कन सल्तनत से भी ली जा रही है, लोटस महल हमने देखा हर चीज़ से ले रहे हैं, तो एक चीज़ से रिजिड नहीं है। अर्बन प्लानिंग, आपने देखा अर्बन प्लानिंग सेपरेटेड फ्रॉम सेक्रेड सेंटर टू अ रॉयल सेंटर। अब सेक्रेड सेंटर नहीं बन रहा, रॉयल सेंटर के लिए भी तरीके से हाइड्रोलिक वर्क्स, टैंक्स, इन सब में यूज़ हो रहे थे। देन महानमी डिब्बा नरेटिव रिलीव्स ऑफ कोर्ट लाइफ वर्क ऑल्सो मार्क्स द शिफ्ट। सो इस तरीके से पॉलिटिकल आइकनोग्राफी भी, जहाँ पे लोगों की राजाओं की इमेजेस पहले भी ड्रॉ होती थी, पर एक स्पेसिफिक एक टेम्पल में ड्रॉ होना अलग चीज़ थी। सो स्टाइल जो है हम देखते हैं डेलिब्रेट पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, रिवाइवल तो था ही था, जिससे लेजिटिमेसी मिलती थी। मैंने सारे कीवर्ड चूज़ किए हैं। एज अ प्रोटेक्टर ऑफ धर्मा, वाइल इस्लामी साइड, जो इस्लामिक एलिमेंट्स उन्होंने दिल्ली सल्तनत से लिए, वो मिल गए एक कॉस्मोपॉलिटन डेक्कन सॉवरेनिटी के, जहाँ पे डेक्कन अपने आप को एक अलग तरीके से दिखा सकता था और डेक्कन उनसे अलग है। तो उन्होंने द्रविडियन भी ले लिए, उन्होंने दिल्ली सल्तनत भी ले ली, और उन्होंने अपने भी नए नए स्कूल्स डाल लिए, जिससे नायका स्कूल ऑफ मदुरई और श्रीरंगम। मैंने पहले बात नहीं की, अब मैंने कंक्लूजन में एक न्यू फैक्ट भी दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। अब देखो, लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट वाज ड्रिवन बाय पॉपुलर प्रेशर फ्रॉम बिलो। कमेंट कि लोगों से, कॉमन मासेस से आ रहा था। ये सब्सटैंशियली करेक्ट है, पर मैं पूरा आपसे करेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि टाइमिंग और कंपल्जन थे, बट जो प्रोसेस था वो मीडिएटेड क्या था, पार्टी के स्ट्रक्चर से किया जा रहा था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आप पूरे अग्री हो जाते हो आप फैक्ट ही गलत बोलते हो। सो लेजिटिमाइज बाय एक्सपर्ट कमीशंस। सो ऐसा नहीं था कि सिर्फ लोगों के द्वारा हुआ, पॉपुलर प्रेशर था, बट वो प्रॉक्सीमेट कॉज था, अकेला नहीं था। सो मेरा क्लियरली इंट्रोडक्शन में मैंने सिर्फ आंसर को किया। लोग टॉपिक को करते हैं, लोग समझाने लग जाएंगे लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन क्या था, वहीं पे आपका आंसर गलत हो जाता है। अब एविडेंस देखिएगा, एविडेंस दैट केम प्रेशर फ्रॉम द बिलो। अब हमारे पास इससे पता कैसे चलता है, आप देखेंगे जो डिमांड है वो प्रीडेट करती है इंडिपेंडेंस। कांग्रेस जो है वहाँ पे लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमिटीज़ बन रही थी नागपुर में, और उन्होंने प्रिंसिपल बनाया 1927 में। आफ्टर दी 1947 की हम लीडरशिप देखते हैं तो धर कमीशन ने रिजेक्टेड कर दिया कि लैंग्वेज के बेस पे कुछ भी नहीं होगा। फिर जेवीपी कमेटी बन गई, तो मैंने बोला कि ये बेसिकली बिलो से प्रेशर कब आ रहा है ये देखते हैं हम। तो डिसाइसिव ब्रेक हुआ जब पोटी श्रीमलू ने 58 डेज का फास्ट किया। ये आपको पता है इमीडिएट कॉज था, तो ये क्या हुआ, ये मासिस से ही चीज़ आ रही है। तो सीक्वेंस इज टेलिंग द स्टेट इज कंसीडर्ड, इट डिड नॉट इनिशिएटेड। स्टेट ने मदद की बट इन्होंने शुरुआत नहीं करी। ट्रू, तो तुमने दिखा दिया कि किस तरीके से डिमांड एक फ्लो, क्योंकि प्रोसेस पूछ रहा है, आपने फ्लो चार्ट दिखा दिया। सो ओनली व्हेन द फजल अली कमीशन अपॉइंटेड 1953, इन्होंने रिपोर्ट किया 1955 में, इन्होंने बताया कि प्रेशर रहेगा, हमें एक संयुक्त महाराष्ट्र महागुजरात एजिटेशन होती रहेंगी। सो पंजाब सूबा मूवमेंट, तो इस तरीके से इनके बनाने के बाद भी फिर हमें वापस और डिवीजन करना पड़ा। क्वालिफिकेशन क्या हुई, क्वालिफिकेशन ये हुई कि एजिटेशन जो थी वो पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा ही ऑर्गेनाइज थे, रीजनल एलिट्स भी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिक मैटर करता था, पर मल्टी लिंग्विस्टिक प्रेसिडेंसी जैसे मद्रास वगैरह जेन्युइनली चीज़ें चाहती थी। लेटर रिकॉग्नाइजेशन, और हम देखते हैं सिर्फ लिंग्विस्टिक नहीं हुआ, तो तुम कहो कि सिर्फ लिंग्विस्टिक हो रहा था, नहीं, यू हैव टू ऑर्गेनाइज कि लोगों जो हैं स्टेट्स में अलग अलग तरीके से डिराइव करती हैं। सो यू आर जस्ट कमिंग आउट विद द ईयर्स, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और इन सब ने एथनिक लाइन्स पे, रीजनल ग्रीवेंसेस पे आया है। सो कंसिक्वेंसेस क्या है, ये थ्री रियल थ्रेट क्या है, सक्सेशन, फेडरल लेजिटिमेसी और अल्टीमेटली सब नेशनलिज्म करता है। सो हमें इसमें एक बहुत ये सेंसिटिव टॉपिक है, तो मुझे इसका ज़रूर लिखना था। बट अब कंक्लूजन हमेशा जैसे हम कहते हैं पॉजिटिव में रहेगा। पॉपुलर प्रेशर ने कंपल्जन दिया कमीशन के अराउंड। सो दिस एपिसोड इस्टेब्लिश अ लॉन्ग लास्टिंग इंडियन मेथड। क्या मैंने एक्चुअली में इसमें अब पॉजिटिव बता नहीं सकती थी, सॉल्यूशन बेस्ड था, तो मैंने सॉल्यूशन बेस्ड में इनको बता दिया कि यू हैव टू एक्यूमुलेट आइडेंटिटी डिमांड्स रादर देन रेसिस्ट देम, कि तुम्हें आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करेगा ना पड़ेगा, तुम इनको अटैक करोगे तो वो अलग अपना देश मांगने लगेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मॉडल ऑफ प्लान इकोनॉमी वॉज अडॉप्टेड इन इंडिया टू एड्रेस द रीजनल इम्बैलेंसेस लेफ्ट बिहाइंड द कॉलोनियल रूल। तो हमने प्लान इकॉनमी क्यों ली, बिकॉज रीजनल इम्बैलेंसेज जहाँ पे अलग अलग जगह की डेवलपमेंट थी वो चीज़ें छोड़ के गए थे। कमेंट, सो सी करेक्टिंग कॉलोनियल स्पेशल डिस्टॉर्शन वाज एन एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव, ये बाहर का ऑब्जेक्टिव था।
दो नॉट ओनली द ओनली वन। तुम जितने भी देखो मेरे इंट्रोडक्शन है बहुत, ये पूरा आंसर है, बहुत एनालिटिकल है जो यूपीएससी देखता है। प्लानिंग डिड नॉट रीडिस्ट्रीब्यूटिव इंडस्ट्री बट इट्स इंस्ट्रूमेंट्स वर ओनली पार्टली सूटेड टू द टास्क। प्लानिंग ने रीडिस्ट्रीब्यूटिव इंडस्ट्री नहीं बनाई, उन्होंने वापस टास्क पे छोड़ दिया। अब कॉलोनियल इनहेरिटेंस के एग्जांपल्स देख लो। इन्होंने पोस्ट सेंट्रिक बनाया, कंसंट्रेटेड में क्या रखा, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, रेलवेज, इन सब में अलाइन करने लग गए। हिंटरलैंड और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हम देखते हैं, मिनरल रिच रीजन्स थे, उन्होंने रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स करने लग गए विदाउट प्रोसेसिंग। तो ऑटोमेटिकली हमने इन लोगों से सीखा था। अब इंपॉर्टेंट क्या था, प्लानिंग करनी थी हमें अलग अलग करेक्टिव तरीके से। तो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किए, 38, 39 लेके आए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लाया। अभी आजकल हिंदू में इंडस्ट्री की डेफिनेशन नहीं चल रही है, प्लीज़ उसको ध्यान रखेंगे। फिर फ्राइट इक्वलाइजेशन 1956 में आया कि एवरी रीजन के पास इक्वल एक्सेस होना चाहिए स्टील कोल का, क्योंकि हमें अब एक नेशन की बात करनी थी, हमें कोई बाहरी कंट्री को प्रॉफिट तो कराना नहीं है। फिजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन हुए, गडगिल फिनोमिना हुए। सो कॉलोनियल लीगेसी के ये पॉइंट्स थे। प्लानिंग रिस्पॉन्स मैंने क्या क्या किया और उसका आउटकम क्या आया। सो असेसमेंट ऑफ आउटकम्स अगर बात करें तो पार्शियल सक्सेस हमें देखने को मिलती है। पीएसयूज आने लगे जो कैपिटल इंटेंसिव एनक्लेव्स बनने लगे। फ्राइट एक्विजन हुआ, काउंटर प्रोडक्टिव हुआ, जिससे कि नेचुरलाइजेशन होना शुरू हो गया। अब मेरा कंक्लूजन देखना, डायग्नोसिस वॉज राइट, जो आपने क्वेश्चन बोला था वो बिल्कुल सही है, एंड द इंटेंट साउंड, बट प्लानिंग कुड नॉट बी अ ऑफसेट डिफरेंसेस इन गवर्नेंस, लिटरेसी एंड कनेक्टिविटी। आप ये नहीं कह सकते कि प्लानिंग सिर्फ एक ही पार्ट को लेंगे। नीति आयोग, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, पीएम गति शक्ति, these become the parts of the same goal and through capacity building rather than location control। हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन कंट्रोल नहीं करनी, हमें पूरी ग्रोथ करनी है। तो आप क्वेश्चन जो कह रहे हो कहीं ना कहीं वो चीज़ सही है, बट हमारा जो आउटकम है, बात है, वो अलग है। तो वो ये चीज़ देखते तुम, ये वो ये चीज़ देखना चाहते, क्या तुम ये पॉइंट आउट कर सकते हो, क्या तुम ये सोच सकते हो। नेक्स्ट इज कंपेयर द लू, चिनूक एंड फोहेन विंड्स एंड रिस्पेक्ट टू द रीजन्स एंड प्रेवलेंस। इसके लिए तुम एक डिफरेंस बना सकते थे, तुम मैप बना सकते थे, ठीक है। डिफरेंस का तुम टेबल भी बना सकते हो। ऑल थ्री आर हॉट, ट्राई एंड लोकल विंड्स, तीनों एक जैसी हैं, ठीक है। अब बट उन्होंने डिफरेंट बोला, बट वो अलग अलग मैकेनिज्म से अराइज होती हैं। चिनूक एंड फोएन जो है वो हम देखते, तुमने शुरुआई पे बता दिया। और ग्राफिक डिसेंडेंट्स एंड लू जो है वो थर्मली ड्रिवन है। अब रीजन देखो, रीजन भी अलग अलग जगह पे थे, क्योंकि उन्होंने हमें बोला है कंपेयर करना है। तो कंपेयर में बेसिकली रीजन्स ऑफ प्रिवलेंस में, कि जहाँ जहाँ वो रीजन्स होते हैं उनका नेचर क्लाइमेटिक इम्पैक्ट में। सो अब आपने 3 में करना है आपको, ठीक है, याद रखना, रीजन, प्रेवलेंस और नेचर। रीजन्स में आपने बता दिया, लू जो है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब हरियाणा में है। चिनूक जो है वो ईस्टर्न में है, एल्बर्टा जो बेसिकली आपके नॉर्थ ईस्टर्न में है। एंड देन फोहेन, दिस इज़ द एल्प्स, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, साउथ जर्मनी, वहाँ पे मिलती है। सो इसमें आपने बेसिकली अब देखा कैसे बनती है ये एयर में आपने देखा कि मॉइस्ट विंड है, मॉइस्ट विंड से कंडेंशन होगा, ठीक है। देन कंडेंशन से आप देखेंगे कि किस तरीके से ये फॉर्मेशन हो रहा है। और लू तो हमने दिखा दिया कि थार के रीजन्स में, मैंने यहाँ पे फीचर्स बता दिए। अब इनका नेचर मैकेनिज्म देखिए, जो लू है वो ब्लोज कैसे करते हैं, ये वेस्ट से, मैंने वेस्ट से बनाई है, वेस्ट से करती है नॉर्थ वेस्ट आउट ऑफ द थॉर, और यहाँ से हीट निकलती है आइसोलेशन में। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट इसकी दोपहर में होती है, जो आफ्टरनून में 40 to 45 डिग्री का टेम्परेचर होता है। चिनूक और फोहेन की बात करें तो ये मॉइस्ट एयर है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। ये विंडवर्ड स्लोप, किस तरीके से एक विंडवर्ड स्लोप में बात करती हैं, जहाँ पे वो मॉइस्चर है वो छोड़ देती हैं। और उसके बाद वो देन वो क्या होते हैं, ली स्लोप में वो गर्म होती जाती हैं और बहुत ज़्यादा ड्राई रेट इंक्रीज़ करती हैं। फिर चिनूक है, ये मोस्ट ड्रामेटिक है, और इवन ये 20 डिग्री सेल्सियस इनके आने से ही बढ़ जाता है, और इनको बोला जाता है स्नो ईटर। सिमिलर प्रोसेस से है, बट इनका नाम और ये ज़्यादा एक्सट्रीम में है। क्लाइमेटिक और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होंगे आप देखेंगे। लू जो है वो सिवियर हीट स्ट्रोक मेंटालिटी, डस्ट स्टॉर्म्स लेके आएगा, क्रॉप फिटिंग, हाई इवेपोराइजेशन, इन सबको लेके आएगा। हीटिंग डिपेंस होगी, ड्रॉज, साउथ वेस्ट मानसून खत्म हो जाएगा। चिनूक में आप बेसिकली देखेंगे कि किस तरीके से ये कैटल ग्रेजिंग बढ़ती जाएगी, ट्रिगर क्या करेगा, अवलांचेस, रैपिड स्नो मेल्ट। देन फोएन में हमने देखा राइपन वाइज, आर्किड्स ऑफ द वैली, जो दीज आर द वंस। अब आप कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन में आप देखेंगे चिनूक एंड फोएन आर द सेम फिनोमिना इन डिफरेंट माउंटेन स्ट्रीम्स। एक अलग अलग है, आपने क्योंकि कंपैरिजन बोला था, कंपैरिजन को ही मुझे आंसर करना है, तो मैंने बताया ये बहुत सिमिलर है, बस इस अलग अलग माउंटेन सिस्टम्स है। लार्जली बेनिफिशियल लोकली,
लू जो है वो एक हाजर्ड विंड है और इसको ओनली बेनिफिट है क्योंकि मैंने तो पॉजिटिव में एंड करना है, तो वो है इनडायरेक्ट थ्रू द मानसून, इट हेल्प्स समन. नेक्स्ट, analyze the role of satellite based technologies in achieving climate smart agriculture and food security in India. अब सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्प करती है, प्लीज़. अब ये 3 पिलर पे है जो ऑलरेडी एक वेल डिफाइंड सिस्टम है. अब जो तुम्हें यहाँ पे लिखना है, प्रोडक्टिविटी, बिल्डिंग एडाप्शन एंड रिड्यूसिंग एमिशन. सैटेलाइट डेटा जो है उससे हम क्या करते हैं, इस सबको कन्वर्ट करते हैं, जितने भी फ्रेगमेंटिंग वेदर एक्सपोज सेक्टर होता है इनटू अ मॉनिटरेबल वन. तो ये हमें ऐसे हेल्प करती है. अब इंडिया के हमने एसेट्स के, ये तो सब कहोगे क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, मैंने एसेट्स के बारे में बताया. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब सेंस, प्रोसेस, डिलीवर, ये सेंस करती हैं. सी मैंने कितने तरीके से नाम भी बता दिए और ये भी बता दिया वो क्या सेंस करती है. फिर प्रोसेस में बताया कि किस तरीके से उनके मॉडल्स में ये काम करती हैं. अब वो डिलीवर हमें कौन कौन सी रिपोर्ट देती है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम ये बता रहे हो तो तुम्हें सारी टेक्निकलिटी का पार्ट क्लियर है. बट आई हैव ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि मून्स जो है मानसून और जो क्लाउड कवर कर देते हैं तो हमें 108 हेक्टेयर कवरेज से ज़्यादा नहीं मिल पाता. सो आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अ लिमिटेशन हेयर इटसेल्फ इन माई मॉडल. देन एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्टिविटी. अगर आप क्रॉप की देखेंगे तो क्रॉप एवरेज की ईयर फॉरकास्टिंग आपने देखा. सो फसाल एंड चाहमान गिव्स अर्ली वार्निंग टू दी शॉर्टफॉल्स. देन प्रिसीजन एग्रीकल्चर, NDVI बेस्ड वेरिएबल डेटा हमें मिलता है. अब एप्लीकेशन फर्दर देखते हैं. वेदर एडवाइजरीज जो है हमें ग्रामीण कृषि, मौसम सेवा, मेघदूत ऐप कौन कहाँ से मिल रही है. ड्रॉट मॉनिटरिंग मिल जाती है, जैसे एग्रीकल्चरिस्ट को फ़ायदा होता है. क्रॉप इंश्योरेंस होती है बिकॉज अगर गवर्नमेंट को पता चल रहा है पहले कि होना वाला है तो वो ये सारी पॉलिसीज़ ले पाती है. एप्लीकेशन मिटिगेट कर पाते हैं हम. क्या होता है, सेंसिबल डिटेक्ट, सटल बर्निंग होती है, रिमोट वेरिफिकेशन, रिपोर्ट्स, MRY फॉर कार्बन क्रेडिट्स एंड ऑल्टरनेटिव वेटिंग. बट हम तो लिमिटेशन में ज़रूर आएंगे. लिमिटेशन क्या है, मानसून जो क्लाउड हमने जैसे अभी बात किया कवर कर लेता है. एवरेज होल्डिंग मैंने अभी बताया, वहाँ पे आप लिख दोगे तो आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ ऑल ऑन यू. कंक्लूजन, कंक्लूजन में आते सैटेलाइट मेक्स इंडियन एग्रीकल्चर लेजिबल. दे डू बाय देमसेल्व्स एंड मेक इट रेजिलियंस इंटीग्रेशन थ्रू एग्रीकल्चरल स्टैक. सो अब आगे समझिए, एक सेकेंड. ओके, सो अब आगे समझिए. अब मैंने क्या किया, अटलांटिक से इंडो पैसिफिक में शिफ्ट हो रहा है. सपोर्ट क्या मिल रहा है, क्वालिफायर्स क्या हैं, आई हैव गिवन द नंबर्स एज वेल. वहाँ आई कम आउट विद द पोर्ट्स. तुमने ये चीज़ें बहुत फैक्चुअली बहुत मिनटों में लिख देनी है. सो एविडेंसेस दैट इज क्वालिफाइंग द शिफ्ट. US और EU relationships remains the largest bilateral trade. The dollar and the euro swiftly capital markets आ रही हैं. So much Indo-Pacific trade is interregional and assembly heavy. देन इंडिया की पोजीशन क्या है, 95% अगर हम देखें, क्योंकि हमें तो इंडिया की बेसिकली बात करनी है. सो महासागर में हम इंडिया और इंडियो पैसिफिक ओशंस में इनिशिएटिव लेते हैं. सो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन जो हमने पहले बोली थी, प्रोडक्शन और कंजप्शन मूव्ड ईस्ट की तरफ हुआ है, पर सेंटर ऑफ फाइनेंस एंड रूल मेकिंग हैज़ नॉट येट फॉलोड. तो मैंने से पहली लाइन वही शुरू करी, पर मैंने अब उसका रिजल्ट बताया है, क्योंकि तब मैंने इंट्रोडक्शन में रिजल्ट नहीं बताया था, इम्प्लीकेशन नहीं बताया था. तो मैं बता रही हूँ प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम मैंने क्योंकि इससे पहले कहीं नहीं बताई. बट लास्ट लाइन जो मैं बोलूँगी, इंडियाज़ इंटरेस्ट लाइज इन इंश्योरिंग इमर्जेस इंडियाज़
ऑर्डर इन ओपन रूल बेस्ड सिस्टम रादर देन हेजोमोनिक। सो हमें हेजोमनी बनना ही नहीं है, हमें एक ऐसा बनाना जब हम एक रूल बेस्ड सिस्टम लेके आए। सो यहाँ पे एक आपका एथिक्स से भी रिलेट हो जाता है और एक मोरालिटी भी रिप्रेजेंट कर रहे हो। ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया, यहाँ से आपकी आइडियोलॉजी वो लास्ट वाले आंसर में दिखती है। एनालाइज द मेजर ड्राइवर्स ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया एंड देयर जोग्राफिकल कॉन्सिक्वेंसेज। अब क्या क्या लैंड इंड्यूस चेंजेस हुए हैं, तो 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सपोर्टिंग सेम 18% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, आप देखो कितना छोटा सा अमाउंट है और 18% ऑफ द पॉपुलेशन। इंडिया लैंड इज अंडर एक्सेप्शनल प्रेशर। येस, लैंड यूज चेंजेस हमने फर्दर, हमें फ्रंटियर एक्सपेंशन हो रहा है, इंटेंसिफिकेशन और कन्वर्जन। तो इसके मेजर ड्राइवर्स क्या है, डेमोग्राफिक, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एग्रीकल्चर हम ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट लेके जा रहे हैं, कौन कौन सी जगह पे मैंने नंबर डाले, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, अगेन मैंने स्टैट्स डाला, इंडस्ट्री में मैंने सिर्फ एग्जाम्पल नहीं डाले। सो अब आप देखेंगे ड्राइवर्स हमने बता दिए, मैंने चेंज बता दिए, मैंने कॉन्सिक्वेंसेज बता दिए। सो आई जस्ट यूज द टेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। नाउ जोग्राफिकल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, सॉयल जो है वो ऑलमोस्ट 97.8 MHA डिग्रेड हो गई। हाइड्रोलॉजी में आपने देखा कि इनफिल्ट्रेशन हो रही है, एनक्रोच्ड लेक्स, ग्राउंड वाटर रफली कम होता जा रहा है। सो स्लोप इंस्टेबिलिटी, इकोलॉजिकल हैबिटेट, क्लाइमेट, अर्बन हीट आइलैंड्स, कितने डिग्री टेम्परेचर पे एमिशंस हो रहे हैं, लूसाफ का, सोशली agrarian distress migration, and some cities were even expanding. अब even in this conclusion you can see, conclusion में आप मैंने क्या किया, absence of land use policy leaves people unemployed rather than merely paid, so unplanned, sorry, rather than merely rapid. Land use zoning, restoration under Green India Mission and the Aravali Green Wall, ban challenges target by 26 MHA। तो मैंने बता दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरी जो कंट्री का प्लान है वो ऐसा है। सो इट्स अ वेरी ड्रामेटिक, बहुत ज़्यादा लिमिटेशन जब हो जाए तो वो पॉजिटिव तुम्हारा उतना ही रिफ्लेक्ट करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस केम अप, कास्ट डिसअपियर हो रहा है अर्बन इंडिया में, एग्जाम्पल बताओ। अब वो तो चाह रहे हैं कि हाँ हाँ हो रहा है, पर कास्ट डिसअपियर नहीं हो रहा, तुम सीधा लिखोगे इट इज़ reconfigured, it's a ritual, its occupational form has weakened sharply while its role as a network identity and political pressure has proved durable। so आपने समझाना है क्या क्या, अभी आपने बहुत हैवी स्टेटमेंट्स बना दी, अब स्टेटमेंट को डिफाइन करो। स्टेटमेंट डिफाइन करी तो आपने बताया कि किस तरीके से जी जो कास्ट है वो वीकेंड हो रहा है, मॉडर्न सेक्टर आ गया, आईटी आ गया, पब्लिक स्पेस, ट्रांसपोर्ट, ऐसा कुछ होता नहीं है, कैंटीन, अर्बन एनवायरमेंटी लोगों को पता ही नहीं चलता, लोग पैसों के बीच में ज़्यादा फ़र्क है एज़ कंपैरेटिवली कास्ट, लीगली प्रोविजंस आ गए। सो वीकनिंग पब्लिक स्पेयर में हो रहा है, बट प्रेजिस्टिंग कहाँ पे आ रहा है, आपने डिफरेंस बना दिया प्राइवेट सेक्टर में। अब इनविजिबली कैसे दिख रहा है मैरिज, आज भी मेट्रोमोलियन अलाइंसेस वैसे बन रहे हैं, रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन, आप देखेंगे कि अर्बन प्लॉटिंग भी इसी तरीके से हो रही है। लेबर मार्केट आप स्पेसिफिकली एक प्राइवेट सेक्टर में एक पर्टिकुलर कास्ट की मैचिंग सीवीज आपको मिल जाएंगे यहाँ पे जो कास्ट से मिलते जुलते हैं। सो न्यू अर्बन फॉर्म में आपको देखने को क्या मिल रहा है, नो डाउट हमें दिख रहा है कि री इन्वेंट हुई है, चेंज नहीं हुई है, हमने अग्री नहीं कर जाना, उन्होंने कोई पॉइंट दे दिया है तो। सो अर्बनाइजेशन है सेकुलराइज्ड कास्ट पब्लिक एक्सप्रेशन विदाउट डिजॉल्विंग इट्स प्राइवेट एंड स्ट्रक्चरल होल्ड। इन्होंने कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन से पब्लिक एक्सप्रेशन खत्म हो गया, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे किसी के नेशन के फेवर में कुछ नहीं लिखना, तुम्हें ऐसे नहीं, तुम्हें देशभक्त लिख रहा है यहाँ पे, जो सारी पॉलिसीज़ है वो सही कर रहा है, तुम्हें एक ऐसा लिखना है जो एनालिसिस पॉलिसी मेकिंग में बंदा समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चैलेंजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब देखिए हमें पता है कि डेमोग्राफिक, तो मैंने तो सबसे पहले तो वेरी इंपॉर्टेंट है मुझे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का चार्ट बनाना, और 4 फॉल्ट लाइंस मैंने क्लियरली दिखा दी। जॉब्स कम होती जा रही है, ह्यूमन कैपिटल, एजिंग और डाइवर्जेंस। ओके, डाइवर्जेंस का मैंने नेशंस भी स्पेसिफिकली मार्क कर दिए, बिकॉज इसके बिना तुम्हारा आंसर इनकम्प्लीट है। इंडिया एंटर लेट थर्ड स्टेज में एंटर वो कर चुका है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में। ये डेमोग्राफिक्स ट्रांजिशन का टेबल है और हम कहाँ पे हैं मैंने बताया, NFHS के डेटा के अकॉर्डिंग टोटल फर्टिलिटी रेट इतना है, मीडियन एज इतनी है, और हमने कंक्लूजन फ्यूचर में क्या होना है ये भी बता दिया। नेक्स्ट देखो, अब रीजनल डाइवर्जेंस, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था। सो यू हैव टॉक्ड अबाउट कि किस तरीके से बिहार का TFR और तमिलनाडु में डिफरेंसेस आ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट की हमने जो चारों फैक्टर्स उधर बताए थे टेबल में, आपने बता दिया ह्यूमन कैपिटल डेफिसिट और एजिंग बिफोर एफुलेंस। सो इसका क्रिटिकल व्यू क्या है, जो डिविडेंड है वो एक विंडो है बट एक गारंटी नहीं है। ईस्ट एशिया जो है वो कन्वर्टेड ऑलरेडी क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, स्कूलिंग, हेल्थ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सो इंडिया का
रिस्क क्या है कि प्री इमेच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो जाए या डेमोग्राफिक डिसअपॉइंटमेंट बढ़ जाए। सो कंक्लूजन क्या है, पॉलिसी मस्ट ऐसा होना चाहिए, 2 क्लॉक हमें देखनी पड़ेगी, स्किलिंग, फीमेल पार्टिसिपेशन, हेल्थ फॉर यंग कोट नाउ, पेंशन देनी पड़ेगी, केयर आर्किटेक्चर, तो हमें दोनों जो लेवल है, जो एमर्जेंस है ओल्ड का है, उसको भी ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड में ध्यान रखना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन इंडियन यूथ पे क्या इम्पैक्ट डालती है, रेफरेंस टू सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। अब तुम इसमें एक स्पेयर्स बना सकते थे। इकोनॉमिक स्पेयर्स में देखो तो आईटी कैपेबिलिटी सेक्टर इंक्रीज करेगी, मैंने पॉजिटिव बताया, बट प्लीज़ जब इम्पैक्ट पूछा है तो प्लस और माइनस तुम्हें नेगेटिव भी बताना है। सो आई जस्ट टॉक्ड अबाउट द नेगेटिव एज वेल। मैंने एक टेबल भी बना दिया। इवैल्यूएशन हम बाद में करेंगे, पहले सोशल स्पेयर की बात कर लेते हैं। तो पॉजिटिव आप देखेंगे तो एस्पिरेशन रेवोल्यूशन, लेटर मैरिजेस, फीमेल की बढ़ रही है, पर कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, पनिशिंग कम्पिटिटिव एंड कोचिंग कल्चर बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। सो कॉस्ट क्या कह रहे हैं कि फॉल ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर ज़्यादा बढ़ रहा है। नेट इफेक्ट रिस्पॉन्स क्या हुआ, हमने दिया एनईपी को। पॉलिटिकल स्पेयर की अगर आप बात करें तो पॉजिटिव है, शार्पर राइट्स आने लगे। कल्चरल स्पेयर की बात करें तो हाइब्रिड आइडेंटिटी, सॉफ्ट पावर ट्रैवल करने लगी। अब इसका इवैल्यूएशन देखें तो गेंस जो है वो कंसंट्रेटेड है, कुछ ही लोगों को हो रही है, सबकी तरफ नहीं है। सो हम, क्योंकि मैंने इवैल्यूएशन में मैंने क्लियरली बताना है, यहाँ पे आप कोई डेटा सेट भी डाल सकते हो अपनी आर्ग्यूमेंट को बैक करने के लिए। सो पॉलिसी का टास्क है कि इसकी जो एक्सेस है वो ब्रॉडन करें एनईपी 2020 को, और स्किलिंग को बढ़ाएं, जिससे कि सोशल सिक्योरिटी बढ़े, गिग वर्कशिप बढ़े, मेंटल हेल्थ बढ़े, इस तरीके से ये चीज़ें अपने आप इंक्रीज होती जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर जीएस पेपर 1। अगर आप लोगों को ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे, मैं फिर बोलूँगी, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पूरा पीडीएफ आप मेरे से सिर्फ 49 रुपीज़ में ले सकते हैं इस पीपीटी का, सो दैट अपने आप आंसर्स को कि बना सकते हैं एक फ्रेमवर्क की कैसे सॉल्व किया जाए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इट।